हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में, संजीवनी बैच में। देखो यार बच्चों, आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया मैटर एंड मैटर का क्लासिफिकेशन, लेक्चर नंबर 2 में मोल की बातें बताई। अब बात करता हूं लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी एंड इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की। देखो अभी तक मैंने आपको ये बातें पढ़ा दी हैं, ये पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है। आज हम तीसरा और चौथा नंबर हेडिंग पढ़ाएंगे। आज हम लोग तीसरा और चौथा नंबर हेडिंग करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस मैं सभी बच्चों से एक ही बात कहूंगा कि यार इस चीज को बहुत अच्छे से और बहुत शिद्दत के साथ फॉलो करो। एक एक चीज आपको करा दी जाएगी, एक एक चीज आपको करा दी जाएगी। चलो फिर स्टार्ट करें लेक्चर को। तो चलो आ जाओ, लेक्चर स्टार्ट होता है। देखो हमारे पास है एटॉमिक वेट एंड एवरेज एटॉमिक वेट। क्या होता है ये? तो चलो एक एक करके बातों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात हम लिखते हैं एटॉमिक वेट, कि यार ये एटॉमिक वेट होता क्या है, एटॉमिक वेट क्या होता है, कैसे मेजर किया जाए। बात यहां पर है, तो गौर से अब इस बात को समझिएगा कि एटॉमिक वेट क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो गौर से देखो, मास ऑफ वन एटम is known as atomic mass या फिर एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा? तो गौर से देखिए कैसे निकलेगा। हम सभी लोग जानते हैं क्या, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23 नंबर ऑफ एटम इज। ये मैंने पिछली क्लास में बताया है कि 1 मोल का मास क्या होता है। 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का मास क्या होता है? क्या होता है? एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होता है। ये बात बच्चों मैंने पिछली क्लास में बताई है। आप ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई है, सॉरी ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, यदि आपको अच्छे से ध्यान हो, कि एक एटम, 1 मोल के मास को एटॉमिक मास इन ग्राम कहते हैं। तो जरा गौर से मेरे को सारे बच्चे बताएंगे। इसका मतलब मैं फॉर एग्जांपल ले लूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो जरा बताओ, यदि मैं ऐसा लिख दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? जल्दी बताइएगा, क्या मैं ऐसा लिख दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? 6.022 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? Na। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? Na। कहते हैं कि नहीं कहते? तो 6.022 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23 या Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका वेट कितना होगा? 1 ग्राम। क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होता है। ये देखो 6.022 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23 या Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का वेट 1 ग्राम। अब बच्चों जरा गौर से देखिएगा, तो एक एटम का वेट कितना हुआ? एक एटम का वेट कितना हुआ? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना हुआ? 1 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। 1 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। चेक करो, एक एटम का वेट कितना है? 1 डिवाइडेड बाई Na ग्राम।
तो हाइड्रोजन के एक एटम का वेट निकल के आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई Na ग्राम, 1 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। आपने लिखा है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है 1/Na ग्राम। तो क्या कहने में अच्छा लग रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1/Na ग्राम? अच्छा लग रहा है? नहीं। तो आप चाहते हो कि एक अच्छा सा नंबर मिले, तो इसको चाहने के लिए देखो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जरा गौर समझिएगा क्या करने जा रहे हैं, गौर समझिएगा। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? छाप डालो, छाप डालो, छाप डालो, मतलब आई मीन टू से नोट कर लो, नोट कर लो। नोट हो गया? यदि सब बच्चों का नोट हो गया है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जरा देखना बच्चों, अब यदि मैं क्या करूं, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम को ऐसे लिख दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? 1 × 1/Na ग्राम। क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? नहीं मानोगे ना यार, ऐसा तो लिख ही सकते हैं भाई, बचपन से लिखते आए हो। तो जब तुम ऐसा लिख सकते हो तो मैंने क्या किया, एक खेल खेला, इसको 1 लिखा और इसको यूनिफाइड लिख दिया। मतलब मैंने कहा वेयर 1 यूनिफाइड, या फिर इसी को बोला जाता है 1 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या आ गया, 1/Na ग्राम आ गया। ये देखो 1/Na ग्राम आ गया, वेयर 1 यूनिफाइड 1 AMU इक्वल टू, इस AMU को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इक्वल टू 1/Na ग्राम। आपने 1/Na ग्राम की जगह 1 यूनिफाइड रख दिया है, 1/Na ग्राम की जगह 1 यूनिफाइड रख दिया है। ऐसा क्यों रखा है? ऐसा इसलिए रखा गया है जैसे आपको एक एटम का मास याद रखने में कभी टेंशन ही ना हो। जो 1 मोल का मास है वही एक एटम का मास है, बस यूनिट अलग अलग है। उसकी यूनिट ग्राम है 1 मोल के मास की, और इसकी यूनिट यूनिफाइड है। 1 मोल का मास, हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 1 ग्राम, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU। तो एक एटम का मास 1 ग्राम, एक एटम का मास 1 मोल का मास न्यूमेरिकली इक्वल है, यूनिट अलग अलग है। इसकी यूनिट यूनिफाइड है और उसकी यूनिट क्या है, क्या है मेरे दोस्त, ग्राम है। इसी वजह से एक यूनिफाइड की वैल्यू 1/Na ग्राम बोली गई, एक यूनिफाइड की वैल्यू 1/Na ग्राम बोली गई। मतलब कुछ बच्चों ये देखो, 1 यूनिफाइड या 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। अब यदि इसकी वैल्यू डाल दो, यदि आप इसकी वैल्यू डाल दो तो ये कितना बन गया, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। आप वैल्यू डाल के देख लो, आप वैल्यू डाल के देख लो, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। आप वैल्यू डाल के देख लीजिए, डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसे एक एटम का मास और 1 मोल का मास की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो, जैसे याद करने में दिक्कत ना हो। आप चाहो तो देख लो, देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई Na, मतलब 12 ग्राम डिवाइडेड बाई Na को मैंने क्या लिख लिया ऐसे। तो देखो एक एटम का मास इसका भी क्या होगा 12 आ गया, मगर यूनिट क्या है, यूनिफाइड। यूनिट क्या है, यूनिफाइड। तो किसी के भी एक एटम का मास निकालना है तो बस एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई Na, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई Na। और चाहो तो वही एटॉमिक मास नंबर लिख दो, वही एटॉमिक मास नंबर लिख दो, बस यूनिट यूनिफाइड लगा देना।
यदि यूनिट यूनिफाइड लगाते हो तो एक एटम का हो जाता है, यूनिट ग्राम लगाते हो तो एक मोल का हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? तो एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। और एक एटम का मास कितना होगा? एटॉमिक मास नंबर इन यूनिफाइड, एटॉमिक मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। तो अब आप कह रहे होगे सीएचडी भी देते जाओ। तो दोस्त अब मैं आपको सीएचडी भी दे रहा हूं, ठीक है। आई थिंक सीएचडी नंबर 3 या 4 होगा। मैं अपनी तरफ से सीएचडी लिख देता हूं, ठीक है। देखो सीएचडी पहला क्या है? 1 यूनिफाइड या 1 एएमयू की वैल्यू क्या होती है? 1/Na ग्राम या फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर? एक यूनिफाइड की वैल्यू क्या होती है। अब दूसरा पॉइंट एटॉमिक मास ऑफ सिंगल एटम। किसी सिंगल एटम का मास क्या होगा? बस उसका एटॉमिक मास नंबर, उसका एटॉमिक मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। उसकी यूनिट क्या कर दोगे? यूनिफाइड कर दोगे। एटॉमिक मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड, यूनिफाइड के टर्म में। बस एटॉमिक मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड, मतलब ए यूनिफाइड। एटॉमिक मास नंबर को क्या बोलते हो? ए बोलते हो, ए यूनिफाइड। आप चाहो तो ये लिख लो और चाहो तो ये लिख लो, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई Na। बात एक ही है, ये सारी एक ही बात है, A डिवाइडेड बाई Na, और A की यूनिट क्या है? ग्राम। बात एक ही है। तो यदि सिंगल एटम का मास पूछा जाए तो अब घबराना नहीं कि पता चला निकालने में लगे हुए हो। बस यार क्या करो, वही लिख दो। यूनिट क्या लिख दोगे? यूनिफाइड। यूनिट क्या लिख दोगे? यूनिफाइड। सिंगल एटम का मास, और सिंगल एटम के मास को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं। सिंगल एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं। क्या क्या बेटा? सिंगल एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर? अब एक और टर्म आता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम। और यदि ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में लिख रहे हो तो वो कितने एटम का मास होता है? 1 मोल का मास होता है। तो एटॉमिक मास इन ग्राम मतलब ए ग्राम, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। क्लियर? क्लियर। अब चौथा नंबर पॉइंट गौर से देखो, मोलर एटॉमिक मास। मोलर एटॉमिक मास क्या होता है? या मोलर मास, मोलर मास ऑफ एटम। यदि कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल। मोलर का मतलब 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। और मास ऑफ 1 मोल कितना होता है? A इन ग्राम। 1 मोल का मास क्या है? एटॉमिक मास इन ग्राम। तो ये दोनों एक ही बात है, बस लिखने के तरीके अलग अलग है। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो तो वो 1 मोल का मास हो जाता है। मोलर एटॉमिक मास बोला जाए या मोलर मास ऑफ एटम बोला जाए तो भी 1 ग्राम हो जाता है, तो भी 1 ग्राम हो जाता है। क्लियर है? कितनी बातें बता दी, गौर समझो। एक एटम का मास क्या है? एटॉमिक मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। 1 मोल का मास क्या है? मोलर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर इन ग्राम। एटॉमिक मास नंबर को ग्राम में लिख दो, मोलर एटॉमिक मास हो जाता है।
इसी को ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है, इसी को ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है ये बात? बच्चों ने कहा सर मस्त क्लियर है। मैंने कहा पक्का? अरे बच्चों ने कहा सर बिल्कुल पक्का। तो मैंने कहा चलो कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भाई बताओ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन ए 16 यूनिफाइड, बी 16 ग्राम, डी बोथ नन। बताओ भाई क्या आंसर लगाओगे आप सभी बच्चे? एक एटम का मास क्या होता है? एटॉमिक मास इन टर्म ऑफ यूनिफाइड, या फिर एटॉमिक मास अपॉन Na ग्राम। ग्राम में लिखना चाहते हो तो ये, और यूनिफाइड में लिखना चाहते हो तो ये। तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा, 16 ग्राम नहीं आएगा, 16 ग्राम नहीं आएगा। बात समझ गए? एक एटम का मास एटॉमिक मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड, या उसी को कहते हैं एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय Na। ठीक है? एक मोल का मास या ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास इन ग्राम। बच्चों ने कहा ठीक है। अब देखो एक और टर्म चलता है, एक और टर्म क्या चलता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसको जरा समझो। नाम से ही पता चल रहा है एक के रिलेशन में, किसी के रिलेशन में, किसी के रिलेशन में रखना। तो किसी के रिलेशन में, तो गौर से देखिए, मास ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो क्या है? मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मास विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो, ये है मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब आप कह रहे हो कि कोई भी एटम हाइड्रोजन एटम के कितने गुना भारी है, ये बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बताता है? हाउ मैनी टाइम्स ऑफ, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ एटम हैवियर how many times of atom higher, नहीं heavier कर देते हैं, heavier than mass of single हाइड्रोजन एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास ये बताता है कि कोई भी एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है, हाउ मैनी टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। अच्छा बच्चों ये बताओ, यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? ऐसा तो नहीं कहोगे कि नहीं यार सर हम बुरा मान गए? कैसे? गौर से देखना, बुरा मत मानना भाई, बुरा मानना नहीं है, ये बात पहले बता दे रहा हूं। देखो गौर सुनना, गौर सुनना, सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है? सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है? 1/Na ग्राम। भाई बहुत मारूंगा,
बहुत मारूंगा, अभी पढ़ा के आया हूं पीछे कि हाइड्रोजन के सिंगल एटम का मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई Na इन ग्राम। तो 1/Na ग्राम आया कि नहीं आया? अच्छा, 1/Na ग्राम को आप क्या लिखते हो, AMU लिखते हो। इसका मतलब आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई एक AMU। आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी एटम एक AMU से कितने गुना भारी है। आप कह सकते हो कि एक AMU से कितने गुना भारी है। अच्छा, आप इसको ऐसे लिख दो तो क्या कोई दिक्कत है? गौर से देखना, डरना नहीं। यदि मैं इस बात को ऐसे लिख दूं तो जरा बताना क्या आएगा, मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ऐसे बच्चों ने कहा ये कैसे लिख सकते हो, ये तो आप लिख ही नहीं सकते हो। हमने कहा बहुत मारेंगे तुम्हें, जरा बताना ये क्या लिखा है, 1/12, 1/12 मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई Na। किसी भी सिंगल एटम का मास क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई Na। एटॉमिक मास ऑफ सिंगल एटम, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई Na। सॉरी, तो कार्बन के सिंगल एटम का मास क्या होगा, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई Na। तो यार यही चीज तो लिखी है, यही चीज तो लिखी है। तो इस समय जो बेस चल रहा है, जो हमने पैरामीटर माना है वो ये माना है, सबसे पहले ये पैरामीटर माना गया है। मगर इस समय जो केमिस्ट्री में रिलेटिव एटॉमिक मास का बेस है, किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, वो ये है, वो ये है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास दो मास का रेशियो है। वो ये बताता है कि कितने गुना कोई भी एटम हाइड्रोजन के एक एटम से भारी है, या वो ये बताता है कि कोई भी एटम कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी है। कोई भी एटम कार्बन के सिंगल एटम के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी है, ये बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/Na। क्लियर है? अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एटम का आएगा कितना, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एटम का आएगा कितना, गौर से देखिएगा कितना आएगा। आप किसी का मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, है ना, देखना, निकाल के दिखाता हूं। क्वेश्चन, कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब हम उसको निकालते हैं, गौर से देखो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या फार्मूला है, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/AMU। 1/Na लिख दूं, है ना, फार्मूला तो ये है, मगर इसकी वैल्यू 1/Na ही तो होती है। यही तो है। अब जरा देखो, किसी के एक एटम का मास क्या होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होता है, 1/Na।
ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होगा? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय Na, ग्राम। और इसकी यूनिट क्या आएगी? 1/Na ग्राम। कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, Na से Na कट गया, क्या आ गया? 16, जस्ट 16। चेक करो। अरे भाई, किसी के एक एटम का मास क्या होता है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय Na ग्राम। और ये नीचे वाली वैल्यू क्या लिखी है? 1/AMU तो लिखी है, एक ये देखो, इस 1/Na ग्राम ही तो लिखा है, तो कट गया, ये आया। इसका मतलब क्या है? गौर सुनना, यदि उसके पीछे एटॉमिक मास नंबर के पीछे कोई यूनिट नहीं है तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। ग्राम ग्राम कट गया तो ये क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। ये क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये एक नंबर है, जस्ट लाइक ए नंबर। ये नंबर है, और ये नंबर क्या बताता है? कि ये हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है। ये हाइड्रोजन के एक एटम से कितने गुना भारी है, या कार्बन के सिंगल एटम के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी है। तो अब गौर से देखो, जब एटॉमिक मास नंबर के पीछे यूनिट ना लिखी हो तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास नंबर के पीछे यूनिट यूनिफाइड लिखी हो तो वो सिंगल एटम का मास है। एटॉमिक मास नंबर के पीछे यूनिट ग्राम लिखी हो तो वो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास है, या मास ऑफ 1 मोल है। क्लियर? क्लियर? तो अब इस बात को जरा अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है? क्या रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? पॉइंट नंबर 5। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? ये यूनिटलेस क्वांटिटी है और ये सिर्फ नंबर होता है। और किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास नंबर के। एटॉमिक मास नंबर के बराबर होता है। मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ ए होती है। जिस एटम के लिए पूछा जाएगा बस ए, यूनिट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये रिलेटिव है। ये बताता है कि कोई भी एटम हाइड्रोजन से कितना भारी है। तो अब जरा देखो, यदि इस एटॉमिक मास नंबर के पीछे यूनिट नहीं है तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास नंबर के पीछे यूनिट ग्राम है तो इसका मतलब वो 1 मोल का मास है, या ग्राम एटॉमिक मास है, या मोलर मास है। तीनों एक ही चीज है, और ये कह सकते हो। और यदि एटॉमिक मास नंबर के पीछे यूनिट यूनिफाइड है, इसका मतलब वो सिंगल एटम का मास है। और मास ऑफ सिंगल एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। मास ऑफ सिंगल एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। मास ऑफ सिंगल एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। मास ऑफ सिंगल एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है वो मास ऑफ सिंगल एटम होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है वो मास ऑफ सिंगल एटम होता है। क्लियर है? ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं? मस्त तरीके से। और यदि ये पॉइंट पॉइंट क्लियर है तो दो यार, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, आप बताइएगा, एक क्वेश्चन को हम 3 से 4 बार लिखते हैं और उसका आंसर देखना बार बार अलग अलग आएगा। देखो, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। ऑप्शन बताओ।
एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर आप बताइएगा आराम से, है ना? ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। सेम ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन तीसरा, ठीक है, अच्छे से बताना। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये देखो, अब बताओ बच्चों, किसका किसका क्या क्या आंसर है? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है? सिंगल एटम का मास होता है, और सिंगल एटम के मास का फार्मूला क्या है? एटॉमिक मास इन टर्म ऑफ एएमयू। एटॉमिक मास इन टर्म ऑफ एएमयू। क्लियर? क्लियर। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास विदाउट यूनिट, क्योंकि ये नंबर है। एटॉमिक मास विदाउट यूनिट। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम एटम भी कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। अब देखो, यदि ग्राम एटॉमिक मास लिखा जाए या ग्राम एटम लिखा जाए, बात एक ही है। इसी को ग्राम एटम भी कह सकते हैं। ग्राम एटम, बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो ग्राम एटम का मतलब भी होता है एटॉमिक मास इन ग्राम या मास ऑफ 1 मोल। तो बारीकियां समझ पाए हो? सभी बच्चे बारीकियां समझ पाए? क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है ना ये बात? तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हैं? तो बच्चों ने कहा सर क्लियर है, तो मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास कि यार ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इसकी कहानी समझाता हूं। होता क्या है, बहुत सारे एटम होते हैं जिनके आइसोटोप होते हैं, जैसे हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हमारे पास है। 1H1 हाइड्रोनियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 टाइटियम। इसी तरह कार्बन के भी 3 आइसोटोप है। जनरली हम 2 पढ़ते हैं, 6C12, 6C14 और 6C13, ऐसे। तो यार हर एक एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, एक आध को छोड़कर। तो अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप एक मुट्ठी या एक उंगली भर एटम उठाओगे कार्बन का, तो उसमें एक टाइप का एटम नहीं आएगा, ये तीनों टाइप के एटम आएंगे, क्योंकि वो आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन उठाओगे तो ये तीनों टाइप के हाइड्रोजन आएंगे। तो इसी वजह से हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, जानते हो क्या? ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास। क्या पढ़ना पड़ रहा है? एवरेज एटॉमिक मास, मतलब इनका एवरेज। अब किसी का एवरेज कैसे निकाला जाता है? टोटल अपॉन नंबर। जैसे मेरा वेट, ठीक है, 75 किलो है, तुम्हारा वेट 25 किलो है, एवरेज बताओ। तो भाई 75 इंटू 25, सॉरी 75 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 लोगों में बंटना है ना, तुम में और हम में बंटना है। तो 75 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, हमारे जैसे 2 लोग, जैसे सपोज करो हम, ठीक है, और एमडी सर, दोनों का वेट 75-75 है, या तरुण सर भी मान लो भाई, तीनों का वेट 75-75 है। और तुम्हारे जैसे 3 बच्चे जिनका वेट 25-25 है। अब एवरेज बताओ कैसे निकालोगे? 6 लोग हो गए, तो तुम क्या कहोगे?
75 इंटू 3। भाई हम टीचर का वेट कितना हुआ, हमारा तरुण सर और एमडी सर का मिला के, तो 75 इंटू 3 225, और तुम 3 बच्चों का कितना हुआ 75, टोटल सम कर दिया 400, और ये 400 टोटल वेट आ गया। अब ये कितने में बंटना है, 6 लोगों में, 3 हम 3 तुम, डिवाइडेड बाई 6, 50-50 किलो के सब लोग हो गए। ऐसे ही तो करोगे, तो बस यही यहां करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा, देखो यदि मैं ये मान लूं, देखिए कोई एटम है, उसके आइसोटोप है A1, अब A2, A3, जर्नल फॉर्म ले रहा हूं, डैट डैट डैश AN, बहुत सारे आइसोटोप है। अब आइसोटोप के नंबर होंगे, जैसे 75 ग्राम मेरा वेट था, तो मेरे जैसे 3 लोग थे, मैं, एमडी सर, तरुण सर, तो 3 लोग ऐसे थे ना यार जिनका वेट सेम था। तो A1 मास वाले नंबर कितने हैं, सपोज करो N1 मोल है या N1 एटम है कि नहीं। ये वाले कितने हैं, N2 हैं, ये वाले कितने हैं, N3 हैं, ये वाले कितने हैं, N, so on। तो अब इनका एवरेज निकालो, तो पहले टोटल निकालोगे, तो टोटल कितना आया, टोटल आया ये, इसका टोटल कितना आया ये, इसका टोटल कितना आया ये। जैसे तुम्हारा 3 बच्चों का किया था और 3 टीचर का किया था, फिर सम कर दिया था। अब सम कर लो, सम कर लो, तो सम कितना आएगा, N1 A1 N2 A2 so on, ऐसे। और कितने लोग हैं, लोग कितने हैं, इनका भी सम कर लो ऐसे। अब एवरेज निकालो, तो मैं अगले पेज में एवरेज निकालता हूं, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक वेट निकल के आ गया क्या, A1 N1 A2 N2 N1 N2। अब इस चीज को थोड़ा मैथमेटिकल कर लो, समेशन का साइन लगा लो, यहां पर भी समेशन का साइन लगा लो। तो एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला ये आ गया, क्या आ गया, ये देखो, हो सकता है 2 आइसोटोप हो सकता है 10 आइसोटोप हो सकता है 20 आइसोटोप हो। तो आइसोटोप जितने होंगे ऐसे लिखते चले जाओगे, वेयर ये क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप्स के एटॉमिक मास, ये क्या है, मोल या फिर उनके नंबर या फिर उनका मास परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। इनमें से कोई भी चीज हो वो n की जगह डाल सकते हो, मोल दिए तो भी n की जगह डाल सकते हो, नंबर दिए तो भी n की जगह डाल सकते हो, उनके मास परसेंटेज दिए तो भी n की जगह डाल सकते हो, तो भी n की जगह डाल सकते हो। क्लियर है ये बात सबको क्लियर है। एवरेज कैसे निकालोगे, मान लो 2 आइसोटोप है, जब 2 आइसोटोप है तो ये फार्मूला ऐसे आ जाएगा, यदि 2 आइसोटोप है N1 A1 N2 A2, है ना। अच्छा परसेंटेज भी लिख लेना, ये मास परसेंटेज ही है। क्लियर है ये बात, क्लियर है। कैसे क्वेश्चन करोगे मैं अभी सिखाऊंगा, पहले ये बताओ ये क्लियर है या नहीं। इतनी बात क्लियर है, हमें ये फार्मूले पे काम करना है।
अच्छा, अब कैसे करोगे, क्या क्या आएगा मैं बताता हूं, अच्छे से समझना। क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी बता दूंगा, ठीक है। अब इसी जगह पे मैं 6 नंबर पॉइंट लिख रहा हूं, 6 नंबर पॉइंट, 5 पॉइंट हो गए। एटॉमिक वेट सारा एक जगह कर देता हूं, है ना, एटॉमिक वेट सारा एक जगह, तो एक और पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट। चलो अगले पेज पे कर रहा हूं। CSD नंबर वही चल रहा है, पॉइंट नंबर 6 देखो। तो एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला क्या हुआ, इक्वल टू क्या हुआ, समेशन AI NI, समेशन। अब यहां पर जो खास बात है उसको समझ लो, ये तो कोई खास बात नहीं है, ये तो आप जानते ही हो क्या है कि भाई एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स, जो भी आइसोटोप्स होंगे उनके एटॉमिक वेट। Ni खास बात है कि Ni की जगह क्या क्या हो सकता है, मोल हो सकते हैं, Ni की जगह नंबर हो सकता है, Ni की जगह मास परसेंटेज हो सकता है ना, Ni की जगह मोल हो सकता है, नंबर हो सकता है, मास परसेंटेज हो सकता है ऑफ आइसोटोप। मोल दिया है तो भी Ni की जगह डाल दो, नंबर दिए तो भी Ni की जगह डाल दो, मास परसेंटेज दिया है तो भी Ni की जगह डाल दो। बच्चों ने कहा ठीक है सर ये तो हम जानते ही हैं। मैंने कहा जो अब लिखने जा रहा हूं वो नहीं जानते हो, वैसे जानते हो मगर रियलाइज नहीं करते हो। अब मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं, मतलब कुछ पूछता हूं क्वेश्चन। मुझे एक बताओ, मेरा वेट 75 था, तुम्हारा वेट 25 था कि नहीं। बच्चा कह रहा सर यार मेरा वेट 25 नहीं है, 25 बहुत कम होता है। चलो मान लेते हैं तुम्हारा वेट 25 है, मेरा 75 है। एवरेज क्या निकाला तुमने, 50। जो 50 वैल्यू आई है ये तुमसे बड़ी है, हमसे छोटी है, मतलब समझे। जो एवरेज निकाला है वो मैक्सिमम वेट 75 किलो और मिनिमम वेट 25 किलो, उसी रेंज में है, ना तो मिनिमम से छोटा होगा ना मैक्सिमम से बड़ा होगा। मतलब जो एवरेज आएगा वो मैक्सिमम एटॉमिक वेट और मिनिमम एटॉमिक वेट के बीच में ही आएगा, हमेशा ध्यान रखना। जो एवरेज होता है वो मैक्सिमम एटॉमिक वेट, ठीक है, और मिनिमम एटॉमिक वेट के बीच में ही कहीं लाई कर रहा होगा। इससे छोटा होगा एवरेज और इससे बड़ा होगा मिनिमम वाले से। यह बात ध्यान रखना, यह बात इतना ध्यान रखना तो तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये मैथ्स मैंने पढ़ाई है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई है यार। दो चीजों का एवरेज, 2 या 100 चीजों का एवरेज हमेशा मैक्सिमम वाले और मिनिमम वाले के बीच में ही होता है, हमेशा यही होता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे गुरु ये फायदा होगा कि यदि ऑप्शन उल्टे सीधे बनाए तो बिना पेन चलाए हम क्वेश्चन कर देंगे। यदि ऑप्शन उसने उल्टे सीधे बना दिए ना तो बिना पेन चलाए हम क्वेश्चन कर देंगे, पेन भी नहीं चलाएंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे अभी मैं बताऊंगा, पहले पॉइंट समझ लो। अब अगला, अब गौर सुनना, जैसे मेरी बात तुम्हें समझ में आए अच्छे से। जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा या जिसके मोल ज्यादा होंगे या जिसके नंबर ज्यादा होंगे, एवरेज हमेशा उसी के पास शिफ्ट होता है। जिसके परसेंटेज ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे, एवरेज हमेशा उसी के पास शिफ्ट होता है, एवरेज हमेशा उसी के पास शिफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब सोचो, हमारा वेट 75 था, तुम्हारा वेट 25 था। अब दो बच्चे हैं जिनका वेट 25 है और हम अकेले हैं जिसका वेट 75 है। एवरेज बताओ। दो बच्चे हैं जिनका वेट 25-25 है, मेरा वेट 75 है, एवरेज बताओ। तो भाई 75 प्लस 25 प्लस 25, 125 डिवाइडेड बाई 3। तो 125 से 3 को डिवाइड करो तो 40 आ जाएगा, है ना। आ जाएगा कि नहीं, 40 आ जाएगा। अरे लगभग 40 आ जाएगा यार, है ना। 4 3 12 तो लगभग 42 दशमलव कुछ, 41 दशमलव कुछ आ जाएगा। अब बताओ 41 25 के ज्यादा पास है कि 75 के ज्यादा पास है। 25 के ज्यादा पास है, क्योंकि 25 में 25 ऐड करो तो 50 हो जाता है। इसका मतलब 25 से कम डिफरेंस है। वहां 75 है, 50 में 25 ऐड करो तब 75 होता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस है। तो एवरेज किसके पास में है,
जो नंबर में ज्यादा है, आप 2 थे मैं अकेले था, एवरेज उसके पास ज्यादा है। आप 2 थे मैं अकेले था, एवरेज आया 41 समथिंग, और वो आपकी वैल्यू के पास में है। अब दूसरा छोड़ो, उल्टा कर दो, मैं, मेरे जैसे 2 लोग हैं, एक मैं एक तरुण सर, 75 75 150, और आप अकेले हो 25, तो 175 डिवाइडेड बाई 3, 175 डिवाइडेड बाई 3, तो 5 3 15, ठीक है, और बचा 2, तो फिर 25 हो गया, तो 5 3 15 बचा 2, वो 25 हो गया, तो 3 से डिवाइड करो तो 7 चौक 28, 58 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब 58 पॉइंट समथिंग किसके पास में है? 75 के ज्यादा पास है, चेक करो, 58 पॉइंट समथिंग किसके पास है? 75 के ज्यादा पास है। इसका मतलब समझ पाए, एवरेज उसी के पास में होता है जिसका नंबर ज्यादा हो, जिसका परसेंटेज या जिसके मोल, ठीक है, या जिसका मास परसेंटेज ज्यादा हो। तो अगला पॉइंट याद रखिएगा, एवरेज एटॉमिक वेट ज्यादा मोल वाले, मोल नंबर या मास परसेंटेज वाले आइसोटोप्स के पास होगा। और ये मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा है। ये तो दोनों पॉइंट मैंने मैथ्स के लिखे हैं, ये दोनों पॉइंट मैंने मैथ्स के लिखे हैं। मगर अब क्या है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो तो तुम्हारी मैथ्स खाली होगी कि हम तो मैथ्स के बारे में सोचेंगे नहीं, है। ये दोनों पॉइंट मैथ्स के लिखे मैंने। बच्चों ने कहा ऐसा क्यों किया? ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम्हारे बिना पेन चलाए हो जाएंगे यदि ये दोनों पॉइंट तुम बहुत अच्छे से याद रखते हो, यदि ये 2 पॉइंट तुम बहुत अच्छे से याद रखते हो। देखो मैं क्वेश्चन कराता हूं, आप अपने आप समझ जाओगे, हाँ सर। चेक कर लो, ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसको जरा करना, इसको करो। बोरान है 2 स्टेबल आइसोटोप, बोरान 10 19% है और बोरान 11 81% है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरान इन द पीरियोडिक टेबल। अब तुम क्या है, कूद जाओगे करने, है ना, ये है ना, ये खाली है, कूद जाओगे करने। नहीं यार, CHD लगाओ भाई, जो बुक में दिया है वही तुम भी करोगे तो फिर तुमने क्या खोजा? भाई मैं 19 साल से पढ़ा रहा हूं, फिर मेरा टैलेंट कहां गया यदि मैंने वही पढ़ा दिया, वही सब लिखा दिया जो बुक में है? इसमें टैलेंट कहां है? कटा कटाया छापना कोई टैलेंट होता है क्या? आपने केमिस्ट्री कैसे इजी की? सब्जेक्ट को इजी करना है ना यार हमें, कि जैसे बच्चा आसानी समझ जाए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को तो करना ही नहीं चाहिए। परसेंटेज ज्यादा किसका है? 11 वाले का, तो इसका मतलब एवरेज 11 वाले के पास में होगा, एवरेज 11 वाले के पास में होगा। अब ये 11 से ज्यादा है, एवरेज मैक्सिमम नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता है। देखो अभी तुमने कहा है, सॉरी कहां गया CHD, मैक्सिमम वाले के बराबर ही हो ही नहीं सकता, और ना मिनिमम वाले के बराबर हो सकता है, और ना उससे ज्यादा हो सकता है। तो यार ये ऑप्शन ही फर्जी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। काट कर, ये भी पॉसिबल नहीं है, छोटे वाले के बराबर भी नहीं हो सकता, छोटे वाले से बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटा होगा। तो यार ये दोनों तो ऐसे ही नहीं पॉसिबल है। अच्छा अब दूसरा बताओ, परसेंटेज किसका ज्यादा है? इसका, तो एवरेज किसके पास में होगा? इसके पास में होगा। इसके पास कैसे आ सकता है? तो यही आंसर है जो उसके पास में है। ये वाला आंसर तो इसके पास है, और ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। एवरेज उसके पास होगा जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा। क्या पेन चलाया, क्वेश्चन को सॉल्व किया? नहीं। क्यों करेंगे यार, क्यों करेंगे, है क्यों करेंगे? ये किस लिए लिया है, इसका यूज करेंगे। बात समझ गया ना? अब भाई तुम भी यूज करना, ऐसा नहीं कि हम यूज करेंगे, तुम्हारे लिए ये सब पढ़ा रहा हूं तो आप यूज करेंगे, कर लोगे। और वैसे किसी बच्चे को ये बात समझ ही में ना आई हो तो यार वो निकाल दे, क्योंकि नीट का एग्जाम स्ट्रॉन्ग एग्जाम है, मतलब बहुत फास्ट एग्जाम है।
तो लगाओ यार। उन्नीस परसेंट इंटू 10, 81% इंटू 11, और 19% और 81% मिलके क्या होगा? 100%। मैंने तो आंसर लिख दिया, आप अपना निकालते रहिएगा। क्लियर? क्लियर? बच्चों ने कहा सर बिल्कुल मस्त क्लियर। तो मैंने कहा यार सॉरी, इसी बात पे एक और क्वेश्चन हो जाए। ये लो, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन। अब देखो, एन एलिमेंट एक्स हैव द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। 200 वाला 90% है, 199 वाला 8% है, 202 वाला 2% है। आंसर देखो यार इसी के पास में होगा या यही होगा, क्योंकि सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। मतलब 202 आंसर पॉसिबल नहीं है, 199 आंसर पॉसिबल नहीं है। भाई सबसे छोटे से बड़ा होगा और सबसे बड़ा से छोटा होगा। अब मान लो किसी को तुक्का मारना है तो भी यार बहुत आराम की चीज है, मान लो तुक्का, और मैं विद गारंटी कह रहा हूं इसका आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि 101 इसके पास में है और ये सबसे ज्यादा छोटा है, ये सबसे ज्यादा छोटा है, आंसर इसके पास में होगा। आंसर देखना 200 आ रहा होगा, करके देखते हैं दोनों लोग, 200 आ रहा होगा। मैं कह रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चनों को पेन ही नहीं चलाना है, बस इसको यूज करो यार। 201 वैल्यू इसके पास में है भाई, इससे जितनी दूर है उतनी ही दूर इससे है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? जिसका परसेंटेज ज्यादा उसके नियर होगी ना। 201 202 से एक डिफरेंस पे है और 200 से भी एक डिफरेंस पे है, तो बराबर तो नहीं हो सकता। जिसका परसेंटेज ज्यादा उसके नियर होगा, तो इसका मतलब ये आंसर ही नहीं होगा, फिर यही आंसर होगा। और न मानो करके देख लो, देखो 90 इंटू 200 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2, अब टोटल परसेंटेज 90 8 2। अब इसको कर लो, 9 दूनी 18। अब इसको करने के लिए हथियार यूज करता हूं। एक 199 इंटू 8 1592 और ये 404 डिवाइडेड बाई 100, तो 1592 प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 404, ये देखो आ रहा है, ये देखो 19996 डिवाइडेड बाई 100, ये 1000 कैसे हो गया? देखा, हम मैंने तो बिना पेन चला ही निकाल दिया था इसका आंसर है। करना ही नहीं पड़ेगा यार, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाना, सही वाली, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलानी है आपको, सही वाली, ठीक है। अब चलो, अब ये बात तो आपने कर ली कि कैसे करते हैं। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि हम इसको पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट एंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जैसे एटॉमिक वेट था ना, डिट्टो सेम मॉलिक्यूलर वेट में होगा, डिट्टो सेम चलेगा, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। चलो अब आपको लिख के देता हूं CHD मॉलिक्यूलर वेट की, डिट्टो सेम चलेगा, डिट्टो सेम। देखो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? सिंगल एटम का मास क्या होता था? एटॉमिक मास नंबर इन यूनिफाइड। वैसे यहां पे होगा मॉलिक्यूलर मास नंबर, क्योंकि अब मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड, मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट यूनिफाइड, डिट्टो सेम, जरा सा भी चेंज नहीं।
मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? या फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। सेम डिफिनीशन, सब कुछ सेम। मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। और सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई Na। सेम फार्मूला है, वहां एटॉमिक वेट था, यहां मॉलिक्यूलर वेट है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? यूनिफाइड के। इसको मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। तीसरा, ठीक है, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या फिर ग्राम मॉलिक्यूल। ये सारी सेम बात है और इन सभी का आंसर क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल। इन सभी का आंसर क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। और उसकी वैल्यू क्या होगी? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। डिट्टो सेम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। देख लो, डिट्टो सेम है। जरा सा भी चेंजेस हो तो बताइएगा कि जरा सा भी कोई चेंजेस है। डिट्टो सेम है कि नहीं? चेक कर लो आप लोग, है कि नहीं? चेक कर लीजिए, डिट्टो सेम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोलर मास हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। अब रिलेटिव सेम। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वही डिफिनीशन है, वही सब कुछ है, ओनली मॉलिक्यूलर मास। यूनिट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी है। डिट्टो सेम बात है, सारी बातें सेम है। एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास नंबर इन टर्म ऑफ AMU। एक मोल का मास, मॉलिक्यूलर मास इन टर्म ऑफ ग्राम। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास नंबर ओनली। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास नंबर ओनली, ठीक है। जैसे आप बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप आंसर बताइएगा, आप आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहला क्वेश्चन। दूसरा सुनते जाइएगा और आंसर देते जाइएगा, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन सबके आंसर बताओ। तो क्या बताओगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास नंबर इन टर्म ऑफ AMU, क्योंकि एक एटम का मास होता है ना, एक एटम कह रहा हूं, एक मॉलिक्यूल का मास होता है ना,
ग्राम मालिकुलर मास नंबर इन टर्म ऑफ ग्राम, रिलेटिव एटॉमिक मास ओनली मालिकुलर मास नंबर, ओनली मालिकुलर मास नंबर, नंबर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं यार, ये बताओ। बच्चों ने कहा सर क्लियर है। अच्छा, अब रिलेशन मालिकुलर मास निकालोगे कैसे? तो मालिकुलर मास निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बच्चों। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all atoms present in molecule, मॉलिक्यूल में जितने एटम है उन सभी एटम के एटॉमिक मास का सम करके, मॉलिक्यूल में जितने एटम है उन सभी एटम के एटॉमिक मास का सम करके, मॉलिक्यूल में जितने एटम है उन सभी एटम के एटॉमिक मास का सम करके निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिफाइड, ऑक्सीजन का 8 यूनिफाइड, टोटल 44 यूनिफाइड। ऐसे निकाल दिया। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम। और यूनिफाइड लिख रहे हो तो एक एटम का मास रखा है तो एक मॉलिक्यूल का मास आया, एक मोल एटम का मास रखते तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास आता। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? अब देखो, इस पर बेस्ड, इस पॉइंट पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। तुम्हें ये लग रहा होगा बहुत हल्का पॉइंट है, नहीं यार गुरु, ये बहुत तगड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एक मॉलिक्यूल के, एक मोल मॉलिक्यूल के वेट को, एक मोल मॉलिक्यूल के वेट को मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम कहते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये वाला, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इस पर बहुत क्वेश्चन बनेंगे कि एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम कहते हैं, एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम कहते हैं। मोलर मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूल, ये सब का मतलब है एक मोल मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूल, इन सब का मास का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। और एक मोल का मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। बच्चों ने कहा सर इस पर क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा गजब क्वेश्चन आते हैं। बच्चों ने कहा अरे सर कहां कह रहे हो? मैंने कहा लो करो। देखो, इसी पर एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है, करना। द फार्मूला ऑफ एन एसिड इज HXO2, द मास ऑफ 0.0242 मोल ऑफ एन एसिड इज 1.657 ग्राम। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ X? अब X का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? तो इतने मोल का मास आपको दिया है, इतने मोल एसिड का मास इतना है, तो यार ये कैसे निकलेगा? यदि कहीं से मॉलिक्यूलर मास मिल जाए, क्यों? मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास। इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू भी पता है। अब किसी तरह से ये पता चल जाए तो ये आ जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा? एक मोल के मास को क्या कहते हो? मॉलिक्यूलर मास कहते हो। तो यार एक मोल का कितना होगा? इतने मोल का इतना है तो एक मोल का कितना होगा? अब इसको डिवाइड करो, 1.657 डिवाइडेड बाई 0.0242। यस,
ये आया 68.5 ग्राम। एक मोल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है। मैंने कहा ना ये बहुत खतरनाक चीज है, खूब यूज होगी धड़ल्ले से। एक मोल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है। यहां रख दो, AX की वैल्यू निकाल लो। ये आ गया। बात समझ पाए कैसे किया? समझ गए? मन नहीं कर रहा तुम्हारा मन कर रहा है कि एक और क्वेश्चन करोगे। एक तो यार तुम जिद्दी लोगों से परेशान है, एक और क्वेश्चन करोगे, एक और करोगे। तुम्हारा मन भी बहुत करता है यार, है ना? चलो फिर कर लेते हैं। बच्चों की बातें हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? कोई तो ऐसा हो जो बच्चों की बातें मान सके, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सके। सपोज द एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। एक कंपाउंड ये है एंड इतना, एक कंपाउंड ये है। When 0.1 mole of XY2 weight 10 ग्राम एंड 0.5 mole of X3Y2 weight इतने ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ X एंड Y। इसका एटॉमिक मास कितना बनेगा? AX 2Y इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास के बराबर। इसका क्या बनेगा? 3AX 2AY मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, क्वेश्चन खत्म। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए? मगर ये तो हमें पता है कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। यदि मैं माइनस कर दूंगा ऐसे तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा? AX माइनस 3AY। मगर इनकी वैल्यू नहीं दी है तो इनकी वैल्यू निकाल लो। कैसे? एक मोल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है। इतने मोल का मास इतना है तो एक का कितना होगा? 100। अरे भाई 0.1 का 10 है तो एक का कितना होगा? 100। 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 10 का इधर, तो 0.1 एक मोल हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अब 0.05 मोल का मास इतना है तो एक मोल का कितना होगा? एक मोल का इतना होगा। तो पॉइंट हटाओगे, ये 18 25 90, ये लो। अब इसको माइनस कर दो, माइनस एक वैल्यू 40 आ गई, ए की वैल्यू 40 आ गई तो बस ए देख लो। पहले कौन लिखा है? एक्स। एक्स की वैल्यू 40 है तो इसमें एक्स की 20 है, इसमें एक्स की 60 है, इसमें एक्स की 30 है। बस यही आंसर है भाई। एक्स की वैल्यू 40 किसी में दी नहीं है पहले वाले को छोड़कर, तो दूसरा क्यों निकाले हम? मक्कार बने भाई। दूसरा क्यों निकालेंगे बताओ? निकालना चाहिए, क्यों निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। क्लियर है? क्लियर है। अब जरा देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर मास में थोड़ा और भी है। क्या है और? इसको देखो। अब मैं आपको बताता हूं यार डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा, कि डेंसिटी क्या होती है और कितने तरह की होती है। देखो, ओ सॉरी, देखो डेंसिटी दो तरह की होती है। एक होती है क्या? एब्सोल्यूट डेंसिटी। और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। बच्चों ने कहा इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या चीजें हैं? मैंने कहा यार बच्चों ये क्या है अभी समझा देता हूं। देखो ये क्या चीज है और कैसे होता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है वो होती है बच्चों, जो आज तक आप पढ़ के आए हो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ये हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी है।
ये हमारी क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब D इक्वल टू एम अपॉन वी आपने पढ़ रखा है, ये बोला जाता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, और इसकी यूनिट होती है क्या, या तो भाई ग्राम पर लीटर होगा, या ग्राम पर ml होगा, या किलोग्राम पर लीटर होगा, ऐसा ही कुछ होगा, मगर यूनिट होगी। मगर बच्चों क्या है, यूनिट होगी। होगी कि नहीं होगी, बच्चों ने कहा होगी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, दो डेंसिटी के रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्या, दो डेंसिटी के रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस, ऐसे। अब देखो, यदि हम सारी चीजें सिमिलर कर दें एक्सेप्ट मास, यदि हम सारी चीजें सिमिलर कर दें एक्सेप्ट मास, तो जरा देखो क्या होता है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, डेंसिटी की यूनिट से डेंसिटी कट जाएगी, ये क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी ना यार। बताओ भाई, इसकी यूनिट होगी, इसकी नहीं होगी, क्यों, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, ग्राम पर लीटर कैंसिल। अब गौर समझिएगा, रिलेटिव डेंसिटी फर्दर क्लासिफाई हो जाती है दो पार्ट में, कैसे देखिएगा। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, मैं अगले पेज पे चला गया, इसी पेज को फिर से कॉपी कर लूं, बुरा तो नहीं मानोगे, थोड़ी मक्कारी सीख लेते हैं। देखो टेबल बनी रहेगी। अब देखो, रिलेटिव डेंसिटी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक को बोला जाता है वेपर डेंसिटी, और एक को बोला जाता है स्पेसिफिक डेंसिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होती है और ये वाटर के रिस्पेक्ट में होती है। ये मैं आपको गैसियस स्टेट में पढ़ाऊंगा, ये वाली जरूरत है तो ये पढ़ा देता हूं। देखो, वेपर डेंसिटी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस होती है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। मतलब all similar condition of temperature pressure, all, एक मिनट यार, all similar condition of temperature and pressure, मतलब पहली के लिए जो कंडीशन है वही दूसरी के लिए है। तो ये जानते हो क्या आ जाता है, देखो वेपर डेंसिटी इक्वल टू आ गया, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का प्रेशर सेम है, तो जब कटेगा तो ये आ जाता है मास ऑफ, और दोनों के मोल सेम है, तो पहले वाले का आ गया मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है 2। बच्चों को हो सकता है बात ना समझ में आई हो, तो मैं लिख देता हूं कैसे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दी है, तो किसी की डेंसिटी क्या लिखोगे, यदि कोई गैस है ऐसे ही तो लिखोगे मुन्ना, ऐसे ही तो लिखोगे भाई। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगी, m अपॉन वी। अब वॉल्यूम सेम है, कट गया दोनों का,
मॉलिक्यूलर मास अलग है क्योंकि पहला वाला एलिमेंट अलग है, दूसरा वाला अलग है। दूसरा वाला कौन है? हाइड्रोजन। पहला वाला वेरिएबल है, तो पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास m और दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू आ गया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। और ये क्या होती है? वाटर के रिस्पेक्ट में निकलती है, ये जनरली लिक्विड के लिए होती है, जनरली ये लिक्विड के लिए होती है ना। ये ऐसा होता है, फार्मूला लिख देता हूं, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी हमें ये नहीं पढ़ना है ना, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इस पे डिटेल भी है और यूज भी नहीं होती है। मेडिकल में तो कभी यूज नहीं होती है, मेडिकल में तो इसका यूज होता ही नहीं है, इसका होता है। तो देखो वेपर डेंसिटी इक्वल टू आता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो जब यूनिट ना लिखी हो तो वो वेपर डेंसिटी है, और यूनिट लिखी हो तो वो एब्सोल्यूट डेंसिटी है। पकड़ोगे कैसे? यदि यूनिट नहीं लिखी है तो वो वेपर डेंसिटी है, और यदि यूनिट लिखी है तो वो एब्सोल्यूट डेंसिटी है। बच्चे कभी कभी यही कहते हैं कि मैं पकड़ूंगा कैसे? तो एब्सोल्यूट डेंसिटी यूनिट होगी, वेपर डेंसिटी में यूनिट नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है। अब जरा यहां पर कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है? कहानी को थोड़ा और समझते हैं। कैसे समझते हैं जरा देखो, आपको बताता हूं। जिसकी वेपर डेंसिटी उसी का मॉलिक्यूलर वेट। सीएचडी दे, सीएचडी दे। देखो गौर सुनो, देखिए यार, मॉलिक्यूलर वेट के सीएचडी तो कहीं लिख रहा था ना, उसी जगह लिख देता हूं। ये लिख रहा था, इसी जगह पॉइंट नंबर 6 लिखता हूं, अगले पेज पे, है ना। एक मिनट, उसको पकड़ के यहां ले आते हैं। आ जाओ बेटे, आ जाओ। कहां पे लिख रहा था? ये लिख रहा था। हाँ देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 6 क्या है जरा गौर से देखिएगा सीएचडी में, ठीक है? ध्यान से देखो। हम लोगों ने कहा कि एब्सोल्यूट डेंसिटी ये होती है, जैसे थोड़ा सा आपको याद रहे, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, और ये क्या है? ये इसकी यूनिट होती है। वो क्या हो सकती है? ग्राम पर ml हो सकती है, किलोग्राम पर लीटर हो सकती है, ग्राम पर लीटर हो सकती है। मगर जो वेपर डेंसिटी होगी वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, और वो होगी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। और ये क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब अगला पॉइंट समझो। यदि तुमने मॉलिक्यूलर वेट रखा गैस का, किसी इंडिविजुअल गैस का, यदि मॉलिक्यूलर वेट किसी इंडिविजुअल गैस का रखोगे तो वेपर डेंसिटी भी क्या आएगी? इंडिविजुअल गैस की आएगी। भाई जिसका मॉलिक्यूलर वेट रखोगे उसी की तो वेपर डेंसिटी आएगी, या उल्टा कर दो, जिसकी वेपर डेंसिटी रखोगे उसी का तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, है कि नहीं? मार खाओगे यार। अरे भैया जिसका मॉलिक्यूलर वेट रखोगे उसी की तो वेपर डेंसिटी आएगी। तुमने गैस का मॉलिक्यूलर वेट रखा, गैस की वेपर डेंसिटी आएगी। यदि मान लो गैस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट रखें तो गैस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी आएगी। वेपर डेंसिटी वीडी होगा ना यार, है ना? बच्चे भी कह रहे होंगे सर ये वीपी क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ये देखो वेपर डेंसिटी किसकी रखी तुमने? एक मिनट यार, ये देखो यदि मॉलिक्यूलर वेट आपने गैस के मिक्सचर का रखा, मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट रखा,
तो वेपर डेंसिटी भी तो एवरेज निकलेगी भाई। जिसका मॉलिक्यूलर वेट रखोगे उसकी वेपर डेंसिटी निकलेगी। तुमने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट रख दिया तो एवरेज वेपर डेंसिटी निकल आएगी। निकल आएगी कि नहीं यार बताओ, बवाल ना काटो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? रहता मत फैला देना कि सर नहीं है कि नहीं। यही तो आएगा भाई, जिसकी वेपर डेंसिटी रखोगे उसी का तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा। या उल्टा बोल दो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट रखोगे उसी की तो वेपर डेंसिटी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो। यस आएगी। तो अब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला क्या होगा भाई? अभी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो सिखाया ही नहीं है, तो आएगा कैसे जरा देखो। अब मैं आपको थोड़ा सा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताता हूं, है ना, जैसे आप कर पाए। तो देखो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला क्या होगा, किसके लिए आएगा। मैंने हेडिंग लिखी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, जनरली एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर, गौर सुनना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर। गैस के मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। गैस हो या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो। मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर या मिक्सचर। क्यों? क्योंकि यार कोई मॉलिक्यूल के आइसोटोप थोड़ी पाए जाते हैं, एटम के आइसोटोप पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल के आइसोटोप तुमने सुने? हमने तो नहीं सुने। हो सकता है मैं कहीं गांव देहात में कुन्ने में रहता हूं तो मैं सुन ही ना पाया हूं, तुमने सुन लिए हो, है हमने तो नहीं सुने। तो मुन्ना, मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। बात समझ पाए? पहला पॉइंट ये समझ पाए। अब करना वही है, उसी तरह से निकालना है, अलग कुछ नहीं करेंगे। हमने देखा कि यार यहां पे गैस मिक्सचर है, एक ए टाइप की गैस है और बी टाइप की गैस है। तो ए टाइप की गैस का मॉलिक्यूलर वेट इतना और उसके मोल कितने हैं? N1। बी टाइप की गैस का मॉलिक्यूलर वेट इतना, मोल कितने हैं? इतने। उसी तरह से निकालना है। तो टोटल वैल्यू कितनी आई? इतनी। इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई? इतनी। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? उसी तरह निकाला जाता है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू समेशन ऑफ ये देखो, डिट्टो सेम फंडा, डिट्टो सेम फार्मूला, डिट्टो सेम फंडा, डिट्टो सेम फार्मूला। बस मुन्ना यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो एन है ये क्या क्या हो सकता है, बाकी तो आप बिल्कुल सही कर लोगे। एम आई क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस, जो भी गैसेस है इन गैस मिक्सचर। मगर एन आई क्या होगा? एन आई ओनली एंड ओनली मोल ऑफ गैस होगा, मोल ऑफ गैसेस, या इसी को मोल परसेंटेज भी कह सकते हो, मोल परसेंटेज ऑफ गैसेस। मतलब मोल इक्वल टू क्या होता है? ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आता है मोल। मोल परसेंटेज कैसे आएगा? मान लो मास परसेंटेज दिया है, तब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। अब यहां पे देखो नंबर नहीं लिखा है, यहां पे देखो वेट नहीं लिखा है, यहां पे देखो मास परसेंटेज नहीं लिखा है।
जब एवरेज एटॉमिक वेट पढ़ाया था तो यहां पे मैंने कहा था मोल भी हो सकता है एन, एन की कंडीशन समझना, यहां पे मैंने कहा था मोल भी हो सकता है, मैंने कहा था एन नंबर भी हो सकता है, मैंने कहा था एन मास परसेंटेज भी हो सकता है। मुन्ना यहां पर चेक करो, यहां पे मैंने कहा है एन जो है वो हमेशा मोल होगा और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा, गड़बड़ मत कर देना नहीं तो मारे जाओगे। तो ये देखो आया एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको यहां पे लिख देते हैं कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू आ गया समेशन ऑफ एम आई एन आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई। एन आई जो है वो क्या है, मोल ऑफ गैसेस, ठीक है, मोल ऑफ गैसेस या मोल परसेंटेज ऑफ गैसेस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस यस यस, बात समझ गए। एवरेज कैसे निकलेगा, बच्चों ने कहा सर समझ गए, मैंने कहा चलो जरा एक आध क्वेश्चन कर ले जैसे दोनों का भला हो जाए, मतलब दोनों को ये बात समझ में आ जाए करनी कैसे है। ये देखो जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दो हमें, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दो हमें। क्या है, 2 मोल ऑफ CO2 गैस, 3 मोल ऑफ SO2 गैस प्रेजेंट इन ए कंटेनर, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर। तो यार दोस्त गैस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। क्या करोगे, क्या करोगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्ट कर रहा हूं बुरा तो नहीं मान रहे हो, मोल इंटू इसका क्या होता है 32 और 16 16 48, 32 और 48 कितना हो गया 80, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, फिर मोल अब इसको कर लो तो ये 88 हो गया, ये 8 त्रिक 24 हो गया और ये 5 हो गया। तो इसको 90 समझ के इसके साथ जोड़ दो तो 230, 230 में 2 कम कर दो 228 डिवाइडेड, सॉरी 328। बच्चे भी सोच रहे होंगे सर की मैथ कितनी लाजवाब है ना, गलत सलत बता रहे हैं। ये देखो 6 और 5 25, फिर 5 छक्का 30, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ये आ गया 65.5। 2 मोल ऑफ CO2 गैस, 3 मोल ऑफ SO3 गैस प्रेजेंट इन ए कंटेनर, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा मैं एक और करूंगा, तुम्हारा मन कर रहा होगा मैं एक और करूंगा, मानूंगा ही नहीं, एक क्वेश्चन और करूंगा, और देखना इस क्वेश्चन को तुम भाप ही नहीं पाओगे कि ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन है। पकड़ना, तुम भाप नहीं पाओगे कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन है। द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर, ये किसकी डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी किसकी है, मिक्सचर की। तो भाई गुरु यदि वेपर डेंसिटी मिक्सचर की है तो मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा, मिक्सचर का ही आएगा ना यार। अब देखो बुरा मानने वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है क्या अभी पीछे, बताओ इसमें रायता फैलाने वाली कोई बात होनी चाहिए थी, बताओ भाई बच्चों। 8 दूनी 16, अरे यार 8 दूनी 16, हाँ ठीक है, और 3 दूनी 6 एक 7। भाई कैलकुलेशन चेक करते रहना, समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन चेक करते रहना। 38 दूना 76 और 3 ये। अब देखो इसमें यूनिट नहीं है, चेक करो यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि वेपर डेंसिटी है, किसकी है, मिक्सचर की। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका निकलेगा, मिक्सचर का निकलेगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि यदि टोटल मिक्सचर 10 मोल है तो बताओ कैलकुलेट मोल ऑफ NO2 इन 10 मोल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितना है, 2 गैसों का। यदि भाई के मोल X है तो दूसरे भाई के मोल कितने होंगे, यदि भाई के मोल X है तो दूसरे भाई के मोल कितने होंगे 10 - X। क्यों, 2 ही लोग हैं, 2 लोग हैं, 10 रुपए हैं हम दोनों को मिला के। यदि मेरे पास X है तो तुम्हारे पास 10 - X होंगे ना, तो सब कुछ तो दिया है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला लगा दो, देखो
एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रोजन कितना होता है यार, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो भाई, 14 और 16 दूनी 32, 46 आ गया। मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, इसका डबल कर दो, 46 दूना 92, और मोल ऑफ इसका, मोल ऑफ उसका, 46x प्लस। भाई बच्चों कुछ समझ पा रहे हो कि अकेले हम ही चल रहे हैं? मार तो नहीं खाओगे? समझ गए ना क्या किया? अरे यार वो कह रहा है 10 मोल मिक्सचर में बताओ कितने मोल गैस है, तो 10 मोल मिक्सचर में कितने मोल गैस होगी? बस इतनी मोल गैस होगी। अब क्या करोगे? अब कट्टम काट खेल लो। तो जब तुम कट्टम काट खेलना चालू करोगे तो ये ऐसे ही तो आएगा। देखो देखो भाई बच्चों, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। अब यार एक्स की वैल्यू निकाल लो। हथियार से करे, है ना, हथियार यूज कर लेते हैं। बच्चे कहेंगे सर हम तो यूज नहीं कर पाएंगे। अब हर जगह पे यार ऐसा थोड़ी होता है। मोल आ गए 3.3 मोल। तो यार किसके मोल आ गए? NO2 के मोल आ गए 3.3 मोल अप्रॉक्स। तो दूसरे भाई के मोल कितने आ गए? 10 से माइनस कर दो, 6.7 मोल। अब देख लो किसके पूछ रहा था। तो भाई किसके पूछ रहा था? NO2 के पूछ रहा था। NO2 क्या है ये? क्या मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को तुम समझ पाए हो? क्या मेरी भावनाओं को तुम पकड़ पाए हो, समझ पाए हो? और यदि यस तो बहुत अच्छी बात है। बात समझ गए? एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी, ये सब खत्म कर दिया आपका। और सब खत्म किया है बिल्कुल। आपको बस इतना करना है, इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करें, इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करें, खूब मस्त तरीके से, खूब मस्त तरीके से रिवाइज करिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे। मुझे लग रहा था इसी क्लास में हो जाएगा, मगर नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और सभी बच्चे खूब अच्छे से इसको देखें। तुम, गारंटी मेरी है, आप स्कूल के क्वेश्चन करो, ठीक है, नीट के क्वेश्चन करो, चाहे जैसे क्वेश्चन करो, सब तुमसे होंगे, सब तुमसे होंगे, है ना, सब तुमसे होंगे। जैसा हम लोग बैच में पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसा ही यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई कंप्रोमाइज किसी चीज का आपके लिए नहीं करते हैं। तो चलो बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।